बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको रेशियो एक क्लास में ले चुका हूं और उसमें हमने रेशियो के बारे में, रेशियो के हमने कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ रेशियो के बारे में हमने समझा था, डेफिनेशन समझा था और कुछ क्वेश्चन वगैरह। आज की क्लास में हम प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन होता क्या है, उसके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन होता क्या है? देखिए हेडलाइन पहले दे दीजिए आप, प्रोपोर्शन। मान लीजिए कि इफ मान लेना कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मैं मान लेता हूं कि 4 नंबर है, मैंने क्या मान लिया कि 4 नंबर है ए बी सी डी, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन है। तो मैं इनको लिख कैसे सकता हूं? इनको अगर मैं सिंबॉलिकली लिख दूं तो 4 नंबर अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन है तो उसको लिखा ऐसे आता है ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। ये जो सिंबल है ना, इसी को ही कहते हैं प्रोपोर्शन, इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अगर ए बी सी डी 4 नंबर है, चारों अगर प्रोपोर्शन में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। और अगर 4 नंबर ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी, ए डबल रेशियो को लिखते हैं c बाई डी। ठीक है, याद आएगा? अगर 4 नंबर ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, ये होता है प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन। 4 नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब a बाई बी इक्वल टू c बाई डी होगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर ए बी सी डी चारों प्रोपोर्शन में है तो a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। अब इसे देखिए आपको पूछता क्या है, ठीक है? तो आपसे एग्जाम में आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, पोर्शन लिखना है, थर्ड लिखो प्रो थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन आपको करेगा क्या ना, एग्जामिनर आपको बोल देगा कि 2 नंबर है प्रोपोर्शन में, इनका तीसरा प्रोपोर्शन। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि बोल दिया कि ए बी प्रोपोर्शन में है, ठीक है, ए बी 2 प्रोपोर्शन है और इनका तीसरा प्रोपोर्शन निकालने को दिया, तो मैं मान लेता हूं कि तीसरा प्रोपोर्शन में सी, मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, मैं ये खुद से अज्यूम कर लेता हूं कि तीसरा प्रोपोर्शन सी है। तो 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में, तो मुझे पता है क्या लिखूंगा, a बाई b इक्वल टू c बाई d, 4 नंबर अगर a b c d। लेकिन अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन हो तो उसको लिखूंगा कैसे? 3 नंबर अगर a b c अगर प्रोपोर्शन में, तो मैं मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा a बाई b इक्वल टू b बाई c। 3 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मिडिल वाला जो टर्म है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, a बाई b इक्वल टू b बाई c मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा, a बाई b इक्वल टू b बाई c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा a into c ac इक्वल टू b स्क्वायर। तो मुझे तीसरा प्रोपोर्शन यानी c का वैल्यू निकालना है, c इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर बाई a। ये मेरा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, ये आप लिख लो थर्ड प्रोपोर्शन। अगर आपको 2 नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछे कि इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया, b स्क्वायर बाई a। जो 2 नंबर जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लो कि ऐसे दिया हुआ है 5 और 7 दिया हुआ, ठीक है, 5 और 7 दिया हुआ, वो देख सकते हैं, समझ लेना मुझे। हाँ, ऐसे मान लो क्वेश्चन एग्जांपल दिया कि 5 थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन पता करो। तो मैं मान लूंगा कि 6 और 9 के एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है। यहां पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला, अगर दो नंबर दिया गया है कि a b है और इनका तीसरा प्रोपोर्शन निकालो। तीसरा प्रोपोर्शन क्या होगा, c मैं मान लेता हूं, तो c को क्या आएगा, b स्क्वायर बटा a, मतलब दूसरा नंबर के स्क्वायर बटा बाई फर्स्ट नंबर। दूसरी तरफ मुझे दिया हुआ कि 6 और 9 दो नंबर है, इनका तीसरा प्रोपोर्शन निकालो, इनका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, अपनी मर्जी से मैं मान लेता हूं थर्ड प्रोपोर्शन अगर x है, अपनी मर्जी से मैं मान लेता हूं थर्ड प्रोपोर्शन x है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा सेकंड नंबर जो है 9 है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 6। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81/6, 3 से काटोगे 3 2 जा, 3 से काटोगे 27, यानी 27/2 होगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ये हमारा आंसर हो गया।
समझ में आया आपको? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ओके, तो मिटा दो मैं। थर्ड हो गया। अब आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछता है एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ऐसे कि ए बी सी तीन नंबर दिए गए, पूछा गया आपसे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि फोर्थ प्रोपोर्शन मान लो x है, ले मैं मान लेता हूं कि चौथा प्रोपोर्शन क्या है, x है। तो अगर चार नंबर a b c एक प्रोपोर्शन है तो मैं बोल सकता हूं कि a by b इक्वल टू c by x। चार नंबर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a by b इक्वल टू c by, लेकिन तीन नंबर होगा तो ये मिडिल वाला टर्म क्या होगा, रिपीट होगा, बस ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते a into x क्या होगा, a into x b into c, तो ax equal to bc, सॉरी हाँ मुझे x का वैल्यू निकालना, तो x equal to क्या होगा, bc बटा a, यही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा, फोर्थ रो पोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन ध्यान में। सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, b सेकंड टर्म का स्क्वायर बटा फर्स्ट, और थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, bc बाय a यानी सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट है वो आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ नंबर ए और सी दिया हुआ, ए और सी दिया हुआ, क्या सी छोड़ के मान लो कि ए और बी दो नंबर दिया हुआ, पूछा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल वाला, बीच वाला, ठीक है। ये मिडिल वाला ये प्रोपोर्शन पूछा है, तो मैं मान लेता हूं कि जो मीन प्रोपोर्शन है ना वो x है। मीन प्रोपोर्शन को मैं क्या करता हूं, x अज्यूम कर लेता हूं। तो अगर तीन नंबर a x b आ गया प्रोपोर्शन में, तो मैं बोल सकता हूं कि a by x equal to x by b। ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करूंगा तो क्या होगा, x into x स्क्वायर इक्वल टू a into b, a b, x इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a b। ये आपका मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये आपका मीन प्रोपोर्शन। अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को बोले, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोले, दो नंबर दे दिए, मुझे पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड नंबर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, तीन नंबर दिया होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर मुझे दो नंबर उनका मीन प्रोपोर्शन दिया, तो मीन प्रोपोर्शन क्या करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको मीन का एक एग्जांपल ले, क्वेश्चन में ऐसा अगर आपको बोलेंगे एग्जांपल फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बोला है, पूछा है आपसे निकालने के लिए। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 4 और 9 का मीन होगा, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 9। ये मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी का मीन प्रोपोर्शन था ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो 4 into 9 कितना होगा, 36, 36 इसका स्क्वायर 6 का होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये होगा कम, तो यही कुछ ज्यादा नहीं है प्रोपोर्शन में। आपसे पूछेगा चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में है ए बी सी डी, इसका मतलब होता है a by b इक्वल टू c। और मुझसे क्या पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन बता दीजिए आप, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए और मीन प्रोपोर्शन, ये तीन निकालने का मुझसे पूछे, ठीक है। चलिए तब आगे क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 16 क्वेश्चन हम बनाते थे रेशियो के चैप्टर में, आपको क्वेश्चन में आते क्वेश्चन नंबर 17 है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 18, हमसे पूछा है कि 12 और 18 का तीसरा प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन मैंने अभी जस्ट बताया आपको, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, दो नंबर है 12 और 18, तो थर्ड प्रोपोर्शन होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हो गया। तो इसको मैं 18 into 18 लिखता हूं, ठीक है।
6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये तो क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं, किसी को फार्मूला याद नहीं तो वो क्या करेगा, हमसे बोला कि दो प्रोपोर्शन है 12 और 18 है, तो तीसरा प्रोपोर्शन बताइए। मैं तीसरा प्रोपोर्शन को क्या करता हूं, अपनी मर्जी से x अज्यूम कर लेता हूं। तो अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या होगा, 12/18 इक्वल टू 18/x। मिडिल वाला टर्म क्या होगा, रिपीट होगा दोबारा, ठीक। अब सिंपलीफाई कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। ये से काट लेते हैं ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, x इक्वल टू क्रॉस करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है। या तो फार्मूला पुट कर लो या तो मतलब ऐसे प्रोपोर्शन लगा के निकाल लो, ओके। आसान था। ले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 189 टू 73 एंड 153? 189 टू 73 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शन मुझसे पूछा है। मैं मान लेता हूं कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, x है। तो हाफ क्या हो गया हमारा, 189 टू 73 153 और x जो है प्रोपोर्शन। तो ये चार नंबर प्रोपोर्शन है, तो मैं लिख सकता हूं 189/273 इक्वल टू 153/x, ठीक है। अब क्या करो, सिंपलीफिकेशन आई करो, आंसर ला दो, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। देखिए 153 है, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 3 6 को काटते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ओके। आगे कितना कटेगा, 7 से काटते हैं इसको, 7 9 जा 63, 7 से इसको काटते हैं, 7 3 जा 21, 6 बचा, 7 9 जा 63। अब फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 से काटते हैं 13 दफा जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितना दफा जाएगा, 3 1 3 3 7 21। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना बचेगा, इधर 13 है, उधर मैंने कितना है 17, हो गया। 17 3 जा 51, 1 रिमाइंडर 5, 71 70 प्लस 5 21। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा 221 होगा, ऑप्शन सी। ये सिंपलीफिकेशन करना था, ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि अगर फार्मूला की मदद से जाऊंगा, फार्मूला अगर याद हो, चौथा नंबर क्वेश्चन अगर मैं x मानता हूं, x इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म इक्वल थर्ड टर्म 273 into 153 डिवाइडेड बाय फर्स्ट 189, सिंपलीफाई कर लो, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, what is the ratio of the mean proportion between 4.8 and 10.8 and the third proportion to 0.4 and 2.4? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4.8 और मीन 10.8 इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, ओके। और 0.4 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, और उन दोनों का फिर बाद में रेशियो निकालो। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मीन निकाल। मीन किसका, लिख लो मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन किसको बोला है, 4.8 और 10.8 का। तो मीन प्रोपोर्शन क्या करेगा, दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन बोला है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर चढ़ा दो, 4.8 into 10.8 हो गया। इसको मैं क्या करता हूं, अब पहले मैं डेसिमल हटाता हूं, तो 48 लिख देता हूं, ठीक है, बाई 10 into 108/10, ओके। अब देखिए नीचे में मुझे क्या दिख रहा है, 2 10 दिख रहा है। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो नंबर, एक नंबर का अगर दो पे आ जाता है तो एक निकल जाता है, रूट खत्म हो जाता है। तो 1/10 into 1/10 देंगे तो यहाँ पे 1/10 निकल जाएगा स्क्वायर रूट। अब बचता है यहाँ पे 48। अब मैं 48 में क्या करता हूँ, मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, ब्रेक करता हूँ। मैं 48 लिख सकता हूँ 12 into 4, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ओके। 108 को मैं 12 into 9 लिख सकता हूँ। देखते हैं 1/10। मुझे देखिए यहाँ पे क्या है, दो 12 दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो दो 12 में एक 12 निकल जाएगा, रूट खत्म। 4 दिख रहा है मुझे, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। 3 दिख रहा है मुझे, 3 का स्क्वायर क्या, 9 दिख रहा है मुझे, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, हो गया, ठीक है। इसको कटेगा तो काट लो, 2 5 10 कुछ कट गया, 12 into 3 कितना होगा, 36 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारा क्या है, मीन आ गया, ये हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शन।
ओके, अब आते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन पे। हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा किसका, 0.4 और 2.4, 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट निकालूं। तो थर्ड प्रोपोर्शन डायरेक्ट कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म पे स्क्वायर, या तो फार्मूला में निकालो डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले मैं क्या करता हूं ना, 2.4 into 24 लिख लेना अलग अलग करके 0.4। ठीक है, ये 24 के लिए क्या करता हूं ना, डेसिमल हटा लेता हूं। ठीक है, क्योंकि 2.4 का डेसिमल हटाइए नीचे 10, 2.4 का डेसिमल हटाइए नीचे मतलब 0.4 है। ठीक है, इसको डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे में 10 जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऊपर पलट के ऊपर बच रहा है। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 6 टाइम जाएगा, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 12। तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 12/5 है। ये मेरा कितना आया, ये थर्ड प्रोपोर्शन आया। हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकाले, फिर बाद में उनका रेशियो देखा। तो मीन प्रोपोर्शन कितना है, 36/5, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 12/5। इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना 5 कैंसिल आउट हो गया, 12/12, 3 36, यानी हमारा आंसर आएगा 3:1। 3:1, ऑप्शन नंबर 3:1 किधर है, 3:1, गलती तो नहीं हुआ ना। What is the mean, what is the ratio of the mean proportion between 4.8 10.8? ठीक है, 4.8 10.8 नीचे बदल है, और 2 3 5। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में आता है b स्क्वायर बाई a। थर्ड प्रोपोर्शन b स्क्वायर बाई a था, तो सेकंड टर्म b स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2.4 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 से मैंने काटा, और सॉरी यहाँ पे गलती हुआ मेरा, यहाँ से देखिए 12 into 6 था, तो 12 into 6 कितना होगा, 72 होगा, 72/5 यहाँ बचना। ठीक है, यहाँ पे 72/5 होगा। तो मेरा अभी रेशियो क्या होगा, 36/5 रेशियो 72/5 कैंसिल आउट हो गया। 36 का डबल होता है 72, रेशियो आएगा 1:2। आंसर 1:2, ऑप्शन बी। ओके, तो सुनिए बस ये थोड़ा सा डेसिमल आपको दे देगा ना, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आसान है। पहले आप मीन निकालो, फिर बाद में थर्ड निकालो, फिर दोनों का रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 9 एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 9? बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन का रेशियो निकालना। देखते हैं, चलो फोर्थ प्रोपोर्शन में निकालता हूं मैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या क्या है, 3, 4, 9। तो 3, 4, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 3, 4, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था, फार्मूला का याद आपको, BC/A। BC/A मतलब क्या होगा, 9 into 4/3, ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, काट लो, 3 3 9 आ गया 12 आ, 12 आपका आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर आपका मीन प्रोपोर्शन बोला है, मीन प्रोपोर्शन किसका निकालेंगे, 298। 298 मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 2 into 98, 2 into 98 को मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा। 196 इसका स्क्वायर रूट होता है 14 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्या, मीन प्रोपोर्शन। हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आया 12, मीन प्रोपोर्शन आया 14। और हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों फोर्थ और मीन का रेशियो निकालो, तो 12 और 14 का रेशियो निकालो। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 6 2 से कैंसिल आउट 2 7, यानी 6:7 हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये अगर फार्मूला मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं फॉर्मूला। आप अगर नहीं फार्मूला अगर आपको याद होता है तो 3 4 9 है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन x मान लो ना, तो x क्या होगा, x की वैल्यू 3/4 = 9/x।
x काटो 3 से जाना है, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता है प्रोपोर्शन BC बाई A होगा। BC का मतलब B का मतलब होगा सेकंड टर्म, C का मतलब होगा थर्ड टर्म। और अगर आपका ये थर्ड प्रोपोर्शन होगा तो B स्क्वायर बाई A, B होता है आपका सेकंड टर्म, A होता है आपका फर्स्ट टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये देखिए, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शायद अगर मैं 2021 में आया था सीजे लेवल पर। ठीक है, यही क्वेश्चन था, ये लगभग क्या था, डेटा डिफरेंट था, सेम टाइप था लेकिन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103 135 110 एंड 144। चार नंबर मुझे दिया गया, मुझसे पूछ रहा है कि इन चारों में मैं क्या ऐड करूं, ताकि ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इन चारों में मैं क्या ऐड करूं ताकि ऐड करने के बाद जो नंबर होंगे वो प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, देखो मैं बोल सकता हूं 3 6 740, मैं पूछ रहा हूं कि इज इतना इन प्रोपोर्शन, पूछना चाह रहा हूं क्या ये 3 6 740 क्या प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन चेक करने का तरीका क्या होता है, a by b इक्वल टू c by d चेक कर लो, अगर दोनों इक्वल है तो प्रोपोर्शन a by b मतलब 3 by 6 कर लो और 740 निकाल, और देख रहे हो 1 by 2 आ रहा है, c भी 1 by 2 आ रहा है, तो बोल सकता हूं कि दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि यस ये प्रोपोर्शन है। अगर दोनों अगर इक्वल नहीं आते, सपोज कर लीजिए कि 3 6 5 12 होगा, तो मैं अगर निकालूंगा तो 3 by 6 कितना आएगा 1 by 2 और 5 by 2 ये 1 by 2 की क्यूब नहीं है, मैं बोलूंगा कि ये भैया हमारा प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन तभी होगा जब इक्वल हो, a by b और c by d इक्वल हो। ठीक है, उसी तरह हमको चार नंबर दिया होता है। ठीक है, वो चारों नंबर ऑब्वियसली प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, 103 125 110 एंड 144 ये हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है। बोला अगर प्रोपोर्शन में है तो इन चारों में मैं क्या ऐड करूं ताकि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो। तो मैं मान लेता हूं कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैं x ऐड करता हूं, मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, मैं x ऐड कर रहा हूं। तो नंबर क्या है मेरा, पहले 103 है, 103 में मैं x ऐड कर देता हूं। ठीक है, 135 में भी मैं x ऐड कर देता हूं, 110 में भी x ऐड कर रहा हूं, 144 में भी मैं x ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए x ऐड करने के बाद क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में, इसलिए मैंने लिख दिया है कि a by b equal to c by d। बोला ना क्वेश्चन में कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, इन चारों नंबर में मैं क्या ऐड करूं ताकि चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। ऐड करने के बाद जो नंबर वो प्रोपोर्शन में ही हो, तो मैंने x ऐड कर दिया, तो x ऐड करने के बाद मैं बोल सकता हूं क्या ये वो इस फॉर्म में होंगे a by b equal to c by d, यानी ये प्रोपोर्शन में a by b equal to c by d। ओके, अब इसको क्या होगा, देखिए अब इसको यहां पे ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा फिर x का वैल्यू, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बहुत लंबा होगा। ठीक है, देखिए क्रॉस करोगे तो मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, जैसे 135 को 110 से मल्टीप्लाई करो, 103 144 से मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा है। इसका शॉर्ट में होता है, देखिए इसको शॉर्ट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, देखो डिफरेंस, ये क्या करोगे ऊपर और नीचे का डिफरेंस देखो, या नीचे और ऊपर का डिफरेंस। ठीक है, यानी 135 प्लस x और 103 प्लस x का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से अगर 135 में प्लस x में से 103 प्लस x को अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, 32 आएगा। देख लो x x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो कितना आएगा, 34 आएगा। प्रोसेस में बताओ x का वैल्यू निकालेगा, x का वैल्यू निकालने के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत लंबा समय जाएगा मेरा। ठीक है, हो गया नहीं, इससे बेटर क्या है, ये तरीका होता है, इसको ध्यान से सबसे पहले क्या करो, ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है दोनों का क्या नंबर डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आया 32, इसका डिफरेंस आया 34 है। अब इसको अगर सिंपलीफाई होगा तो कर लो, ये 16 होगा, ये 2 से काटेंगे तो 17 बनेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 16 होगा, 2 से काटेंगे तो 17 होगा। अब क्या करोगे, ये 16 या इस 17 को क्या करो 103 प्लस x से मल्टीप्लाई करो, 17 को 103 प्लस x से मल्टीप्लाई करो, और ये 16 है, 16 को ऊपर वाला नंबर 110 से प्लस x से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, हमारा x का वैल्यू। ठीक है, करते हैं, ठीक है।
17 3 जा 51, 17 हो जाए 70 प्लस 17x इक्वल टू कितना होगा 11 6 66, 11 1 11, 17 हो जाएगा। ठीक है 60 प्लस 16x होगा। देखते हैं x 16x को इधर लेके आओ 17x माइनस 16x इक्वल टू 1760 माइनस 751 को ले जाओ x इक्वल कितना आएगा वैल्यू 9 हमारा हो गया आंसर। x इक्वल 9 हो गया हमारा आंसर। ये था आपका शॉर्ट में निकालने का तरीका। ठीक है सबसे पहले 4 नंबर दिए हुए थे, बोला गया था कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं क्या ऐड करूं ताकि चारों नंबर प्रोपोर्शन है। मैंने अज्यूम कर लिया कि चारों में x ऐड करने के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं a by b c by d क्या प्रोपोर्शन में है ना, तो प्रोपोर्शन में अब इसको सॉल्व करने जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो काफी लेंथी होता है। तो सबसे बेटर क्या है आप पहले डिफरेंस ले लो और डिफरेंस भी लेने के बाद फिर वो सिंपलीफाई करो। तो ये 16 है ना, ये इसका डिफरेंस है ना, तो इसका डिफरेंस को क्या करो इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में नहीं करो ऊपर वाले। ये क्या है 17 डिफरेंस है इसका है, इसका क्या करो इसके ऑपोजिट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो दोनों को इक्वल कर दो आराम से। क्या होगा हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 22 if x is subtracted सेम क्वेश्चन है डिटो सेम क्वेश्चन है। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर था क्या ऐड किया जाए, यहां पे बोल रहा है कि x माइनस कर रहा है। ठीक है x माइनस करने पे क्या होता है चारों नंबर अगर प्रोपोर्शन में हो जाए तो मैं बोल सकता हूं कि 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 39 माइनस x इक्वल टू 32 माइनस x डिवाइडेड बाय 56 माइनस x। ठीक है if x is subtracted from each of the numbers of obtained are in this order are in proportion बोला x माइनस करने पर चारों नंबर में जो आएंगे नंबर वो क्या होंगे चारों प्रोपोर्शन में होंगे। हमने प्रोपोर्शन कर दिया। अब बोला कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना है इतना। अब हमसे पूछा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है, हमसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन आप निकालो इसका। मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा है x + 4 और 3x + 1। देखिए अब इसका मीन प्रोपोर्शन मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे x की वैल्यू पता है। ठीक है अदरवाइज मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो देखते हैं x की वैल्यू निकालने का मैंने तरीका भी जस्ट बताया। आप क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लो, इधर भी ऊपर और नीचे का डिफरेंस देख लो। ठीक है इधर अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे 39 में से अगर 23 जाएगा कितना आएगा बचेगा 16 बचेगा। सिमिलरली ऊपर नीचे का डिफरेंस देखो कितना बचेगा 4 24 बचेगा। ये सिंपलीफाई हो रहा है 8 2 जा 8 3 जा। दो को क्या करेंगे ना 32 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को मैं क्या करूंगा दो को 32 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू 3 को 23 माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 32 कितना होगा 64 माइनस का 26 3 into 23 कितना होगा 69 माइनस का 3 x वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ माइनस 26 माइनस 3x इधर आएगा प्लस 3x 69 64 को उधर जाएगा माइनस 64 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है x का वैल्यू 5 आ गया हो गया। x 5 आ गया हमसे मीन प्रोपोर्शन है तो x का वैल्यू यहां पुट कर दो कितना होगा 5 + 4 * 3 * 5 + 1 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया 5 * 3 15 + 1 कितना हो गया 16 हो गया। हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 3 9 का स्क्वायर रूट 3 16 का स्क्वायर रूट 4 यानी मीन प्रोपोर्शन हमारा हो जाएगा 12। ठीक है हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आंसर 12। ओके अब देखिए अब इसको मैं ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं मैं सॉल्व करने का। हमने ये क्या किया सॉल्व करके ऑब्वियसली मैंने आंसर दिया। इस क्वेश्चन को पता है आपको ये x की वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ता। आपको x का वैल्यू ये जो मैं यहां इतना कर रहा हूं ये वैल्यू आपको निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ता। हमसे जो क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा सभी के सभी क्या होगा प्रोपोर्शन में हो जाएगा 4 नंबर। तो हमको हमसे वैल्यू पूछा क्या ध्यान दीजिए तो हमसे पूछा है क्या से ये स्क्वायर रूट x + 4 3x + 1 इसका हमसे वैल्यू पूछा। ठीक है तो हम यहां पे क्या करेंगे x का वैल्यू हम क्या करेंगे इमेजिन। इस मेथड को बोला जाता है आपको ना हिट एंड ट्रायल मेथड।
हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या काम करो, x के यहाँ पर एक ऐसा कोई भी वैल्यू पुट कर देना। अब वैल्यू पुट करके चेक करो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ना रूट से बाहर निकलेगा। तो सभी का सभी हमारा आंसर देखिए क्या है, होल नंबर में, रूट में कोई नहीं है, या रियल नंबर में बोल रहा हूं, सभी के सभी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का है, उसको क्या कहते हैं, हाँ रियल नंबर। ठीक है, तो हमको देख लो, यानी हमको x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करने पे जो क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं x के ऊपर अगर मैं 1 लेता हूं, तो अगर x 1 होगा तो x 1 प्लस 4 कितना होगा, 5। 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। x से पहले अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 प्लस 3 6, 6 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। x से पहले 3 लो, 3 प्लस 4 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 ले लो, 4 प्लस 4 8, भी नहीं होगा। x से पहले अगर मैं 5 लेता हूं, देखो ना 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 5 इंटू 3 प्लस 1 क्या होगा, 16, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो x के इक्वल टू 5 होने पर क्या होता है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बस आपको ये सॉल्व करना ही नहीं था, बस आपको देख के समझ में आ जाना था। यहाँ पे x का मैं 5 लूंगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सिमिलरली क्या होगा, इधर कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 5 प्लस 4 और 5 इंटू 3 प्लस 8, तो डायरेक्ट आपको 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है। हिट एंड ट्रायल में अगर आप आपकी ऑब्वियसली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बहुत फास्ट कर पाओगे। अदरवाइज सॉल्व करने का भी तरीका आपको पता ही है। 23 देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल का रेशियो ये है, एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल इस रेशियो में 40:19 में, दोनों को ऐड कर दो, मेल और फीमेल को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा टोटल। यानी वर्कर मेल और फीमेल को दोनों को मिलाकर टोटल वर्कर कितने हैं, 50 फैक्ट्री में 33। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल वर्कर 2145 है। एक यूनिट में कितना होगा, 2145 डिवाइडेड बाय 33, मल्टीप्लाई करो 11 3 जा, क्योंकि 11 से कटेगा पता है, 11 1 11, 11 9 जा 99, 5 11 5 ओके, 3 से काटो, 3 6 3 3 5 50। एक यूनिट की वैल्यू 65 है। आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ फीमेल, बोला कि फीमेल कितनी है, तो 19 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 65 है, तो 19 को मल्टीप्लाई करो, 95 से 95 19 5 जा 95 हो गया, 5 यूनिट में बचा है, 96 जा 114, 14 प्लस में कितना होता है, 123 होता है, 1 2 3 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the entry ticket at a fun park was increased in the ratio 7:9 due to which footfalls fell in the ratio 13:11। अब क्या बोल रहा है कि एक फन पार्क है, फन पार्क होता है, ठीक है, या वाटर पार्क होता है। तो फन पार्क में क्या होता है, या वाटर पार्क में जाने के लिए हमको क्या होता है, एक टिकट लेना पड़ता है, एंट्री टिकट होता है। तो एक फन पार्क है, वहां उसमें क्या आपको हुआ फन पार्क में एंट्री टिकट का प्राइस 7 से बढ़कर 9 हो, ठीक है, मतलब मान लो कि पहले 7 रुपए प्राइस था, अभी क्या हुआ, प्राइस 9 रुपए हो गया, टिकट का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, ड्यू टू व्हिच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11। अब टिकट का प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोग पहले 13 लोग अगर जा रहे थे तो अभी सिर्फ 11 लोग ही जा रहे हैं, मतलब लोग जाना कम हो गए। ठीक है, पहले 13 लोग अगर जा रहे थे, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सिर्फ 11 लोग जा रहे हैं। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 22,750 22,07,500। बोला कि बताओ कि अभी डेली कलेक्शन कितना, अभी एक दिन में कितना कमा रहा है वो पार्क में, एक दिन की कमाई अभी कितनी हो रही है, अगर पहले की कमाई बता रहा है कि इतना हो रहा है डेली कलेक्शन। अब देखिए एंट्री टिकट प्राइस, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे प्राइस, पहले एक टिकट का प्राइस कितना 7 रुपीस था, अभी कितना हो गया 9 रुपए हो गया। ठीक है, पर्सन पहले 13 लोग अगर जा रहे थे पार्क में, तो अभी 11 लोग जा रहे थे। ओके, इधर लिखिए आप डेली कलेक्शन, देखिए पहले पार्क में एक टिकट का प्राइस कितना था 7 रुपीस,
और टोटल कितने लोग जा रहे थे? 13 लोग जा रहे थे। एक टिकट का प्राइस है 7 रुपीज और 13 लोग जा रहे हैं, तो पार्क की कमाई कितनी हुई? टोटल कमाई कितनी हुई? 13 into 7, यानी पार्क पहले 91 रुपीज कमा रहा था। एक टिकट का प्राइस 7 रुपए और टोटल कितने लोग जा रहे हैं? पार्क में 13 लोग जा रहे हैं। एक आदमी 7 रुपए देगा तो 13 आदमी 91 रुपीज देंगे। अब क्या होगा? टिकट का प्राइस 9 रुपए हो गया, लेकिन अभी कितने लोग जा रहे हैं? 11 लोग जा रहे हैं पार्क में। अभी पार्क की कमाई कितनी हो रही है? 99 होगी। ओके, अब देख, पहले डेली कलेक्शन, पहले एक दिन में पार्क की कमाई कितनी होती थी? 91 यूनिट। अभी एक दिन में पार्क की कमाई कितनी हो रही है? 99 यूनिट। इन क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले पार्क में एक दिन की कमाई कितनी थी, तो मैं, लेकिन जबकि इधर मैं देख रहा हूं कि पार्क की कमाई एक दिन में कितनी थी? 91 थी, तो मैं बोल सकता हूं 91 यूनिट का मतलब, मैं बोल सकता हूं कि क्या 91 यूनिट का वैल्यू ही 22 लाख 2,27,500 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2,27,500 बटा 91। हमसे क्या पूछ रहा है? इफ द डेली कलेक्शन वाज इतना लाइक व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन? अभी नया डेली कलेक्शन कितना हो रहा है? पहले डेली कलेक्शन 91 था, अभी डेली कलेक्शन कितना हो रहा है? 99 हो रहा है। तो 99 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 99 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? निकाल लो। 99 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 2,27,500 डिवाइडेड बाय 91 into 99। सॉल्व करो। अब देखिए 91 है, तो 91 13 का मल्टीपल होता है। 13 7 जा 91, हमको पता है, तो 13 से काटो, 13 7 जा, इसको 13 से काटो, 13 1 जा 13, 22 में से 30 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा, 97, 13 7 जा 91, ठीक है, 6 बचा, 13 5 जा 65 डबल 0, फिर 60 से काटते, 7 2 जा 40, 3 बचा 7 5 जा 35 डबल 0। अब 25 को अगर मैं 99 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 25 9 से कितना होता है? 225, 5 हाथ में लगा 22, फिर 25 9 से 225, 225 प्लस 22 कितना होगा? 247 डबल 0, 247 5 डबल 0, 247 5 डबल 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पहले पार्ट की डेली इनकम कितनी थी? 2,27,500। अभी पार्ट की डेली इनकम कितनी है? 2,47,500 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। बोल रहा था कि एक टिकट का प्राइस पहले 7 रुपए था, तो अभी 9 रुपये हो गया, और पहले पार्क में 13 लोग जा रहे थे, तो अभी 11 लोग ही जा रहे हैं। पहले पार्क की कमाई कितनी थी? एक टिकट का प्राइस 7 रुपए और पार्क में 13 लोग जा रहे थे, टोटल पार्क की कमाई एक दिन की कितनी थी? 13,91। अभी पार्क में एक टिकट का प्राइस कितना? 9 रुपये, और अभी कितने लोग जा रहे हैं? 11 लोग जा रहे हैं। अभी एक दिन की कमाई कितनी? 11 into 9 99 हो गया। जबकि बोल रहा है क्वेश्चन में पहले पार्ट में एक दिन का कलेक्शन था 2,27,000, जबकि मैं देख रहा हूं कि एक दिन का कलेक्शन तो 91 यूनिट था, तो इसी 91 यूनिट का मतलब 2,27,500, एक यूनिट का मतलब क्या होगा? डिवाइड करेंगे। हमसे पूछा कि अभी रोज की कमाई कितनी है, तो अभी रोज की कमाई कितनी है? 99 यूनिट है, तो 99 यूनिट में क्या 99 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 देखो, the ratio of income of A and B is 3:2 and ratio of their expenditure is 4:3। बोला कि A और B का इनकम का रेशियो कितना है? 3:2 है। A और B की इनकम का रेशियो कितना है? 3:2 है। मतलब अगर A जो है 3 यूनिट अर्न कर रहा है, तो B कितना अर्न कर रहा है? 2 यूनिट। और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है। अब हमको बोला कि अगर दोनों 2,000 रुपए सेव करते हैं, दोनों का सेविंग अगर 2,000 रुपए है और 900 रुपए, पूछ रहा है कि बताओ कि एक इनकम कितनी? ठीक है, देखो A और B की इनकम का रेशियो कितना? 3:2। यहां पे मान लो लेट इनकम ऑफ A इक्वल टू 3x एंड इनकम ऑफ B को 2x मान लो, ठीक है। A की इनकम कितनी है? 3x, B की इनकम कितनी है? 2x। अब यहां देखिए A की इनकम कितनी? A कितना कमा रहा है? 3x कमा रहा है। A सेव कितना कर रहा है? 2,000 कर रहा है। तो A का इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे देखिए, अगर इनकम, ठीक है, वैसे एक्सपेंडिचर को मैं माइनस करता हूं तभी ना सेविंग आता है। या अगर मैं अभी इनकम में से सेविंग को इधर लाऊं, माइनस सेविंग, इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। A का इनकम 3x है और A सेव कर रहा है 2,000, तो मैं क्या कर रहा हूं? A का इनकम में से A का सेविंग को मैंने घटा दिया। अब B का इनकम में से मैं B का सेविंग को घटा देता हूं, तो क्या होगा? दोनों का, ये मैंने क्या निकाला? दोनों का सेविंग, सॉरी, दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो। अरे इनकम में से सेविंग घटा तो क्या आएगा?
एक्सपेंडिचर इनकम में से घटा हुआ क्या है एक्सपेंडिचर, ऊपर वाला क्या है ए का एक्सपेंडिचर, नीचे वाला बी का एक्सपेंडिचर, दोनों का रेशियो हुआ ना, जबकि दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ 4:3, तो 4/3 क्या होगा इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। करते हैं 3 को 3x माइनस 2000 से मल्टीप्लाई करते 3 into 3x 9x minus 6000 equal to 4 to the 8x minus 4 9 the 36, 8x to the 9x minus 8x 3600 माइनस का माइनस 6000 तो यहाँ पे आएगा कितना 6000 कितना हो गया x equal to 2400। हमसे पूछा है कि a की इनकम लिखो, इनकम ऑफ ए कितनी है 3x है, 3x की वैल्यू 2400 है, 2400 into 3 7200, एक इनकम कितनी है 7200 रुपया 7200। ठीक है आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला 26, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में अक्सर ये सब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है देखिए, अ बैग कंटेन्स 1 रुपीस 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। एक बैग, ठीक है, बैग में देखिए क्या है 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के भी कॉइन है और 25 पैसे के भी कॉइन है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, बोला कि नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं 5 है, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 7 है और 25 पैसे के कॉइन कितने हैं 9 है। ये रेशियो दिया होगा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन है उनका रेशियो दिया होगा। मतलब 1 रुपए के आपके पास 5 कॉइन है, 50 पैसे के आपके पास लगभग 7 कॉइन है और 25 पैसे के आपके पास कितने कॉइन है 9 कॉइन। ठीक है, अब यहां पे देखिए वैल्यू, यहां मैं वैल्यू लिखूं, ध्यान दीजिए 1 रुपए के आपके पास कितने कॉइन है 5 कॉइन, मुझे बताइए तो उसका वैल्यू कितना होगा रुपए में। 1 रुपए के आपके पास 5 कॉइन, 1 रुपए का मैंने आपको क्या किया 5 कॉइन दे दिए, तो मैं बोलूंगा कि आपके पास टोटल कितने रुपए का, आप काउंट करोगे मैंने 5 ही रुपए है, तो उनका वैल्यू का मतलब रुपए में वैल्यू कितना होगा 5 ही होगा। 1 रुपए के 5 कॉइन है तो उनका रुपए में वैल्यू कितना होगा 5 होगा। ओके, अब 50 पैसे के आपके पास 7 कॉइन, 50 पैसे के आपके पास 7 कॉइन, तो उनका रुपए में वैल्यू कितना होगा, तो उनका रुपए में वैल्यू बोलेंगे आप 3.5 रुपए होगा। देखो ना 50 पैसे ये कितना कॉइन है आपके पास 7 कॉइन, तो 50 पैसे इक्वल टू मैं बोलता हूं ना 50 पैसे का मतलब कितना होता है हाफ रुपीस होता है, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपीस होता है, तो 50 पैसे का 7 कॉइन है तो उनका रुपए में वैल्यू कितना होगा आप सब मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 रुपए होगा। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा 3.5। अगर मैं आपको 50 पैसे के 7 कॉइन दे दूं तो आप काउंट करोगे तो कितना होगा, तो बोलेगा 3.5 रुपए होगा। सिमिलरली तो 25 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा 1/4 रुपीस होगा। 25 पैसे के मैंने आपको 9 कॉइन दे दिए, मैं बोलूंगा आपको गिन के आप बताओ रुपया में कितना वैल्यू, तो आप गिनोगे तो बोलोगे कि 2 रुपए 25 पैसे वैल्यू है इनका 2.25। 25 पैसे के आपके पास 9 कॉइन, तो 4 कॉइन अगर 25 पैसे के मिल जाएगा तो 1 रुपए बनेगा, सिमिलरली और 4 कॉइन 8 कॉइन मिला तो 2 रुपए बनेगा, तो 2 रुपए 25 पैसे हो जाएंगे। देखो 1 रुपए के मेरे पास 5 कॉइन थे तो उनका रुपए में वैल्यू था 5 रुपया, 25 पैसे 50 पैसे के मेरे पास 7 कॉइन थे तो उनका रुपए में वैल्यू कितना था 3.5 रुपया, 25 पैसे के मेरे पास 9 कॉइन थे तो उनका रुपए में वैल्यू कितना था 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है, अभी तीनों वैल्यू को मैं ऐड कर दूं 5 रुपए 3.5 रुपए 2 रुपए 25 पैसे, तो इनका वैल्यू कितना होगा, तीनों को जोड़ोगे तो 5 3 8 + 10 10.75 रुपीस। यार 10.75 में यूनिट बोलूं क्यों, क्योंकि मैं इनको रेशियो में, जबकि क्या बोल रहा है इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 430 रुपया, मैंने क्या किया जितने कॉइन थे उनका रुपए में वैल्यू निकाला तो इतना आया। ठीक है, तो 10.75 यूनिट आया, जबकि यहां पे बोल रहा है कि तीनों का वैल्यू कितना है, सभी कॉइन का वैल्यू 430 रुपया है। इसका मतलब 10.75 यूनिट का मतलब ये 430 रुपया, एक यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा। अब देखिए 10.75 को ना अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत बेटर है। अब याद रखना हमेशा 0.25 का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, 0.5 या 50 ले लो तो उसके रुपए में वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 0.75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4। तो ये 10.75 है ना, तो 10.75 का मतलब क्या होगा, ये 10 को अलग कर लो प्लस 0.75 का मतलब क्या करो 3/4 पुट कर दो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो 4 × 10 40 + 3 यानी 43/4 आया।
ये बेटर है, इसको फ्रैक्शन में कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो 10.75 का मतलब कितना है 43/10 यूनिट, तो 43/10 यूनिट का वैल्यू कितना 430 है, ओके। एक यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा 430, इधर देखो, इधर तो 43/10 है ना, तो उधर जाएगा तो 10/43 हो जाएगा, एक यूनिट का मतलब इतना है। हमसे पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है, ध्यान दियो 50 पैसे के कितने कॉइन है, 7 कॉइन है ना, तो यानी 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करो, ओके। काटोगे इसमें 10 दफा, सॉरी 43 मतलब 43 10 3.5 यूनिट का वैल्यू निकालो। हमसे पूछा गया है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन, तो 43/10 यूनिट का मतलब 430 है, तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा 430 * 10/43, तो 50 पैसे के देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नहीं कॉइन तो नहीं निकाला, तो 50 पैसे के जितने कॉइन है उनका वैल्यू कितना 3.5 रुपए है, तो 3.5 यूनिट का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, चलिए। तो देखो 3.5 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये रुपए है ना, ये रुपए है तो मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, काटो 10 गया, इसको अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा तो 0 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 350 रुपया हो जाएगा। अच्छा गलती हो रही थी यहाँ पे, क्या था 10.75 पे जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 43/4 आया, जबकि मैं यहाँ पे 43/10 लेके चल रहा हूँ, यही यहाँ पे गलती, ठीक है, सॉरी यहीं पे गलती हो रहा है। देखिए 43/4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है 430 रुपए के, एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा 430 इनटू 43/4 है तो 4/43 होगा, इधर हो जाएगा पलट जाएगा। तो हमसे पूछेंगे 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो दिख रहा नंबर 7 कॉइन है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 43 को काटोगे तो 10 रुपए जाएगा, 7 * 4 28, 28 * 10 280, यानी 280 कॉइन होंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान थी। एक दफा फिर से समझा देता हूँ, बोल रहा है कि आपके पास मेरे एक बैग है, एक बैग में 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है, ठीक है। बोल रहा है कि अब उनके नंबर, तीनों कॉइन जो है ना उनके नंबर के रेशियो, मतलब बोल रहा है कि 1 रुपए के मेरे पास 5 कॉइन रेशियो है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, 50 पैसे के मेरे पास 7 कॉइन है रेशियो में, और 25 पैसे के मेरे पास 9 कॉइन है रेशियो में, ठीक है। तो मुझे बता दो वैल्यू कितना होगा, 1 रुपए में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 1 रुपए के मेरे पास 5 कॉइन है तो रुपया में उनका वैल्यू कितना होगा 5 रुपए होगा, 50 पैसे के मेरे पास 7 कॉइन है तो रुपया में उनका वैल्यू कितना होगा 3.5 रुपया होगा 3.5, 25 पैसे के मेरे पास 9 कॉइन तो रुपया में उनका वैल्यू कितना होगा 2.25 होगा, ठीक है। मैंने तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को जोड़ने पर 10.75 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या बोला है तीनों कॉइन का टोटल जितने कॉइन है सबका वैल्यू कितना 430 रुपए के बराबर, जबकि यहाँ पर 10.75 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 43/4 यूनिट आया, यानी 43/4 यूनिट का मतलब है 430 रुपया, तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा 430 इनटू यहाँ पे क्या होगा 1 का वैल्यू आना, तो 43/4 उधर ले जाएगा तो 4/43 होगा। हमसे पूछेंगे 50 पैसे कितना होगा, तो 7 कॉइन है, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब बैग कंटेन सेम क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन, देखो 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर बैग, अब यहाँ पे क्या बोला है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की कॉइन का वैल्यू का रेशियो दिया हुआ कितना है, 1 रुपए के जितने कॉइन उनका वैल्यू कितना है 30 है, 50 पैसे के जितने कॉइन उनका वैल्यू कितना है 11 रुपए है, 25 पैसे के जितने कॉइन उनका वैल्यू कितना है 7 रुपए, ठीक है। अब मैं रुपए में बात, ठीक है, और आगे देखते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ 480 और टोटल कॉइन बोल रहा है कि 480 है, देखते हैं यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉइन यहाँ उल्टा लिखा, ठीक है। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया होता है, यहाँ क्या है दिया हुआ वैल्यू का रेशियो, 1 रुपए के जितने कॉइन है, 1 रुपए के जितने कॉइन है उनका वैल्यू आपके पास कितना 30 रुपया होगा, 1 रुपए के कुछ कॉइन है आपके पास, उनका टोटल वैल्यू कितना 30 रुपया है, तो कितने कॉइन है तो 30 कॉइन होंगे क्योंकि 30 कॉइन का वैल्यू 30 रुपया है, ओके। अब आते हैं 50 पैसे के जितने कुछ कॉइन है आपके पास उनका टोटल वैल्यू कितना है 11 रुपए, 50 पैसे के 50 पैसे के आपके पास कुछ कॉइन है उनका टोटल वैल्यू कितना 11 रुपए,
तो 50 में से टोटल कितने कॉइन होंगे, डबल हो गए ना, 22 होंगे। अब बोलो कैसे, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना 100 या 1 रुपए इक्वल टू 2 50 पैसे कॉइन। 1 रुपए में कितना होता है, 50 पैसे के 2 कॉइन, ठीक है। तो 50 पैसे कुछ कॉइन है, उनका वैल्यू कितना है, 11 रुपए, इसका मतलब 22 कॉइन, ठीक है, 22 कॉइन का वैल्यू 11 रुपए। सिमिलरली 25 पैसे कुछ कॉइन के वैल्यू 7 रुपए, तो उनका वैल्यू 7 रुपए, नंबर ऑफ कॉइन कितना होंगे, 48 होंगे, क्योंकि 1 रुपए इक्वल टू 4 25 पैसे कॉइन, ठीक है। अब देखो 1 रुपए के कितने कॉइन है, 1 रुपए की कॉइन का रेशियो कितना, 30 है। 50 पैसे के कितने कॉइन है, 22। 25 पैसे के कितने कॉइन है, 48 है। तीनों को जोड़ना, 1 रुपए के 30 कॉइन है, 50 पैसे के 22 कॉइन है, 25 पैसे के कितने कॉइन है, 28 कॉइन है। इन दोनों को जोड़कर तो 50 प्लस 30 कितना होगा, 80, यानी तीनों 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे कॉइन जोड़ा तो तीनों का रेशियो कितना है, 80 यूनिट है। तीनों का सम कितना है, 80 यूनिट है। जब तीनों कॉइन का टोटल कॉइन कितने हैं, 480 है, तो मैं बोल सकता हूं 80 यूनिट का मतलब 480 है। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 480 बटा 80। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने कॉइन है, 22 कॉइन है, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 6 48, 6 मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 30, 132 कॉइन है आपके पास 50 पैसे। 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन होंगे, 132 कॉइन। ओके, आसान था, वैल्यू दिया हुआ था, नंबर ऑफ कॉइन निकालो, ऐड करके इक्वल कर दो, आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a sum of money is to be divided among P, Q and R in the ratio 7:9:4। कुछ रुपए हैं मेरे पास, उनको मैं क्या करूंगा, P, Q, R तीन लोग हैं, तीनों में मुझे क्या करना है, डिवाइड करना। किस रेशियो में, 7:9:4। मुझे P, Q, R ये तीन लोगों में कुछ रुपए डिवाइड करने, किस रेशियो में, P को 7 यूनिट दूंगा, Q को 9 यूनिट दूंगा और R को 4 यूनिट दूंगा मैं, दे दिया मैंने। ओके, इफ P गेट्स रुपीस 1500 मोर देन आर, यहां पे देखो P को कितना रुपए मैंने दिया, 7 यूनिट, Q को कितना दिया, 9 यूनिट, R को कितना दिया मैंने, 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ P गेट्स रुपीस 1500 मोर देन आर, P और R को कंपेयर किया जाए, P और R को कंपेयर किया जा रहा है, यहां मुझे बताइए तो P को R से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 3 यूनिट तो ज्यादा मिला है, क्योंकि इसको 7 मिला, इसको 4, 3 यूनिट ज्यादा मिला है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, P गेट्स रुपीस 1500 मोर देन आर, P को R से 1500 ज्यादा मिली, तो यहाँ पे मैं यूनिट में देखा तो 3 यूनिट ही ज्यादा मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ 3 यूनिट का वैल्यू जो होगा 1500 के इक्वल होगा। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड Q। आप मुझसे पूछ रहा है कि P एंड Q का शेयर का डिफरेंस, यानी P और Q को जितना रुपया मिला उनका डिफरेंस बताइए। तो P को कितना रुपया मिला, 7 रुपए मिला है, Q को कितना रुपया मिला, 9 रुपए मिला। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ तो, 2 यूनिट ही होगा ना, यानी मुझे 2 यूनिट का वैल्यू निकालना। 3 यूनिट का वैल्यू दिया होगा 1500, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1500 बटा 3, ठीक है, काट लो, क्या वैल्यू से कितना आएगा, 500 आएगा। 1 यूनिट का मतलब 500 रुपया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछा तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा, 500 into 2 कर लोगे कितना होगा, 1000 रुपये हो जाएगा। आंसर होगा मेरा 1000। बहुत सिंपल, तो बहुत ही आसान, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शीट में 28 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। एक दफा समझ में ना तो वीडियो को आप क्या करो, 2 दफा, ठीक है, 2 दफा आराम से 2 का स्पीड पे देख लो, 1.5 का स्पीड पे देख लो, तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से बेटर समझ में आएगी, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।